तो सिर्फ स्टैंडर्ड की आइडेंटिफिकेशन मुझे सिर्फ कर दे कि कौन सा स्टैंडर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन स्टैंडर्ड के अंदर नॉलेज क्या है जो हमें लर्न करना है, क्योंकि ये कुछ स्टैंडर्ड्स के नंबर हैं जिनका हमें नॉलेज होना चाहिए। एक लिस्ट बनाएं ज़रा। कम ऑन, स्टैंडर्ड की आइडेंटिफिकेशन पहले ज़रूरी है। कौन सा स्टैंडर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है।
जी IAS 1 क्या है? Presentation and disclosures. IAS 2 inventories. IAS 7 cash flow statement. और IAS 8 accounting policy or estimate change. IAS 10 subsequent event. Yeah, events after the reporting date. Event after the reporting date. And IAS 12 income tax. IAS 16 property, plant and equipment PPE. IAS 19 employee benefits. IAS 20 government grants. IAS 21 foreign transactions. IAS 23 borrowing cost. 24 related party. 28 associate. 32 financial instrument, classification of financial instrument. IAS 33 earning per share. 34 interim financial statements. Interim mean half year. 36 impairment. 37 provisions. 38 intangible negativity investment property. And 41 agriculture assets. IFRS 2 share based payment. IFRS 3 business combination. IFRS 5 asset held for sale and discontinued operation. IFRS 6 explorative assets. IFRS 6 क्या है? Explorative assets. And IFRS 7 disclosure of financial instruments. IFRS 8 segmental reporting. IFRS 9 measurement and recognition of financial instruments. IFRS 10 consolidated financial statements. IFRS 11 joint venture. IFRS 13 fair value measurement. IFRS 15 revenue from contract with customer. And IFRS 16 leases. तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफिकेशन होगी कौन सा स्टैंडर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है। अब बातें करते हैं किन से रिलेटेड हमें बातें क्या याद करनी है। तो IAS 1 से रिलेटेड हमें कोई 5 बातें याद करनी है। नंबर 1 IAS 1 कहता है डायरेक्टर ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि डायरेक्टर्स ने अगर कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शंस की हैं तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर होना चाहिए। नंबर 2 IAS 1 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंपैरेटिव प्रिपेयर होनी चाहिए। मीन करंट ईयर फिगर के साथ प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी होनी चाहिए। IAS 1 कहता है कि इफ कंपनी इज नॉट गोइंग कंसर्न तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन ब्रेकअप बेसिस। इफ कंपनी इज नॉट गोइंग कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन ब्रेकअप बेसिस। IAS 1 कहता है इफ देयर इज मटीरियल अनसर्टेनिटी i.e. कैश फ्लो इशू दैट शुड बी disclosed in the financial statement. फिर IAS 1 कहता है all components of financial statement should be prepared. कितने कंपोनेंट्स हैं? 5। पांचों के पांचों प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर कोई एक भी कंपोनेंट मिसिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त तो ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। क्या कहला? डायरेक्टर ट्रांजैक्शंस, कंपैरेटिव, कंपोनेंट्स, गोइंग कंसर्न नहीं है तो ब्रेकअप, और कैश फ्लो इशू है तो डिस्क्लोजर होना चाहिए। IAS 2 इन्वेंट्रीज, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1 इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट RNRV। दूसरा IAS 2 कहता है कि इन्वेंट्री का आपने डिटेल डिस्क्लोजर भी प्रोवाइड करना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेंट्री तो आपने बैलेंस शीट में लिख दी, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, वर्किंग प्रोसेस कितना है, वो आपने डिस्क्लोज करना है कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेंट्री शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर होती है बात? IAS 7 कैश फ्लो क्या कहता है कि 2 मेथड हैं कैश फ्लो प्रिपेयर करने के, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है? सिंपल मेथड, जिसमें आपने क्या करना है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स शो करनी है।
जो इनडायरेक्ट मेथड है वहां पे आपने मेंशन करनी है सेपरेट एक्टिविटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या ख्याल है? और ज़्यादा डिटेल कौन सा है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? इनडायरेक्ट मेथड। सो दो मेथड है, जिनमें से जो मर्जी चूज कर लो, लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड में जा रहे हो तो आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग सेपरेटली शो करना है। IAS 8 दो बातें, पॉलिसी चेंज की है तो डिस्क्लोजर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव बोले तो प्रायर एडजस्टमेंट, एस्टिमेट चेंज है तो ओनली डिस्क्लोजर, नो प्रायर एडजस्टमेंट। और अगर कोई सिग्निफिकेंट गेन लॉस है फ्रॉम नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस, दैट शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द P&L। तीन बातें बस। एरर भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। एरर किस चीज़ का? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है तो डिस्क्लोजर, एस्टिमेट चेंज है तो डिस्क्लोजर, और अगर कोई सिग्निफिकेंट गेन लॉस फ्रॉम नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है तो सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। एरर कहाँ से बीच में बात आ गई? नहीं, उसको IAS 8 के साथ हो तो अगर सिग्निफिकेंट है तो देना है, अदरवाइज नहीं। उसका भी डिस्क्लोजर है। IAS 10 आपको पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स में से आइडेंटिफाई करने हैं एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग एडजस्ट करनी है और नॉन एडजस्टिंग डिस्क्लोज करने हैं। कौन से पीरियड में आपने एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग इवेंट देखने हैं? बैलेंस शीट डेट से डेट डायरेक्टर अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इशू। ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ये ISA 560 के साथ कवर किया हुआ है। क्या ख्याल है? IAS 12 दो बातें याद रखनी है कि डेफर्ड टैक्स एसेट शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड इफ फ्यूचर प्रॉफिट्स आर प्रोबेबल, और टैक्स कैलकुलेशन शुड बी मेड ऑन current rate rather than any future or anticipated rate. Deferred tax assets should only be recognized if future profits are probable, and all tax calculation should be made on current rate rather than any future or anticipated rate. IAS 16 property, plant and equipment, क्या क्या बातें हमने करनी हैं? एक तो up to date of completion cost should be capitalized। क्या ख्याल है? आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन शुड बी एक्सपेंस आउट। दूसरा, रीवैल्यूएशन पे अगर आप जा रहे हो तो ऑल एसेट इन द सेम क्लास शुड बी रीवैल्यूड, नो सिलेक्टिव वैल्यूएशन अलाउड, एंड वैल्यूएशन गेन शुड बी चार्ज टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, लॉसेस शुड बी चार्ज टू P&L, एंड एसेट शुड बी डेप्रिसिएटेड ओवर रीवैल्यूड अमाउंट। क्या ख्याल है? इसके अलावा डिसमेंटलिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड बट प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड अगेंस्ट देम। क्या ख्याल है? जिसको आपने बाद में क्या करना है, अनवाइंडिंग करना है ओवर लाइफ ऑफ डिसमेंटलिंग। इसके अलावा क्या है, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट, अगर तो क्राइटेरिया मीट कर रही हैं टू इनहैंस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एसेट तो कैपिटलाइज, अदरवाइज एक्सपेंस आउट। इसके अलावा एसेट को डेप्रिसिएट करना है ओवर यूजफुल लाइफ। इसके अलावा कंपल्सरी लीगल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कैपिटलाइज होनी चाहिए एंड शुड बी डेप्रिसिएटेड ओवर द पीरियड। क्या ख्याल है? यही बातें सिर्फ। IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या कहता है? इन केस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, कंट्रीब्यूशन नहीं, इन केस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान एक्चुअरियल गेन और लॉस शुड बी चार्ज टू OCI। और दूसरा, डिटेल डिस्क्लोजर अबाउट एम्प्लॉय बेनिफिट शुड बी प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, रेवेन्यू नेचर शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम, कैपिटल नेचर शुड बी deducted from asset cost, and with the remaining amount asset should be recognized. Capital nature grant should be deducted from asset cost and with remaining amount asset should be recognized.
In case of breach of condition, provision should be created for full amount of the grant. In case of breach of condition, provision should be created for full amount of the grant. और तीसरा, future related grants should be recorded as deferred income rather than income. Future related grants should be recorded as deferred income rather than income. ये तीन बातें थी. IAS 21 की चार बातें हमने याद की हुई हैं. Income statement item should be translated using average rate. Balance sheet item should be translated using closing rate. Foreign exchange gain loss should be charged to P&L. Foreign exchange gain loss relating to retranslation of subsidiary asset should be charged to OCI. ये चार बातें थी बस. IAS 23 की सिर्फ एक बात याद रखनी है. Borrowing cost up to date of completion of the asset should be capitalized. After date of completion, expense out, वही जो IAS 16 ने बात की थी. All cost up to date of completion should be capitalized. तो all के अंदर borrowing cost भी यही कहता है कि borrowing cost up to date of completion of asset should be capitalized. After completion date, borrowing cost should be expense out. IAS 24 एक ही बात. Related party transaction should be disclosed in the financial statement. Related parties कौन है? Holding subsidiary, associate, joint ventures, directors, their spouses, और shareholder कौन से? Who have more than 20% voting rights. IAS 28 associate recognize होगी कब? When holding between 20 to 50% and significant influence, i.e. involvement in decision making of investee in company. दो कंडीशन मीट होंगी तो एसोसिएट रिकॉग्नाइज होगी. और तीसरा वो कहता है कि एनी प्रॉफिट और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएट शुड बी सेपरेटली क्लासिफाइड इन P&L. प्रॉफिट या डिविडेंड आ रहा है एसोसिएट से तो वो P&L में जाएगा, OCI में नहीं. कहाँ पे जाएगा? P&L में. सेपरेट क्लासिफिकेशन होगी उसकी, किसी के साथ नेट ऑफ नहीं होगा. IAS 32, IFRS 9 और IFRS 7 तीनों मिलके बनते हैं क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. इसके ऊपर हमारे पास के तीन स्टैंडर्ड्स हैं. IFRS 9 measurement and recognition of financial instruments. और IFRS 7 disclosure of financial instruments. ये तीन स्टैंडर्ड है. क्या ख्याल है? अब इसमें हमने बातें किस किस की हैं? एक तो हमने डिबेंचर्स की बात की है और क्या हमने बात की थी? डेट कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट शुड बी सेपरेटली क्लासिफाइड. क्या ख्याल है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी कंपोनेंट. और डेट कंपोनेंट शुड बी अकाउंटेड फॉर यूजिंग डिस्काउंटेड एट मैच्योरिटी मेथड एंड रिमेनिंग बैलेंस शुड बी अकाउंटेड फॉर या क्लासिफाइड एज इक्विटी. किसके अकॉर्डिंगली? पर IFRS 9 डेट कंपोनेंट जो है वो कैसे होगा? यूजिंग डिस्काउंटेड एट मैच्योरिटी मेथड और रिमेनिंग बैलेंस शुड बी क्लासिफाइड एज इक्विटी. बस डिबेंचर की जब भी बात आ जाए यही बात करनी है. इसके अलावा हमने लोन स्टॉक की भी बात की थी. इनिशियल मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू, और अगर कोई प्रीमियम ऑन लोन स्टॉक है तो वो क्या होगा? अमोर्टाइज्ड ओवर द लोन पीरियड. प्रीमियम और लोन स्टॉक क्या होगा? अमोर्टाइज ओवर द लोन पीरियड. कहीं पे मैगपाई क्वेश्चन में हमने ये पार्ट किया था. इसके अलावा हमने हेजिंग की भी बात की है.
जो दो तरह के होते हैं, फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज। इनिशियल मेजरमेंट दोनों की एट फेयर वैल्यू होगी, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में चेंज इन fair value gain or loss relating to fair value hedge should be charged to P&L, और change in fair value gain loss relating to cash flow hedge should be charged to OCI। ये भी हमने कहीं पे एक पपाया क्वेश्चन में अप्लाई किया था, क्या ख्याल है? पपाया क्वेश्चन में अप्लाई किया था। इसके अलावा क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कोई तीन टाइप्स हैं। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, क्या ख्याल है? हेल्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, एक है हेल्ड एट OCI और एक है एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तीनों की इनिशियल मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू होगी, लेकिन जो हेल्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाले हैं इनका चेंज इन फेयर वैल्यू गेन और लॉस चार्ज होगा किसको? P&L को। जो OCI वाले हैं इनका चेंज इन फेयर वैल्यू गेन लॉस चार्ज होगा किसको? OCI को। और जब एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हैं ये अमोर्टाइजेशन बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्या ख्याल है? डिवेंचर आ जाए तो क्या बात करनी है, लोन स्टॉक की क्या बात करनी है, हेजिंग की क्या बात करनी है, या टाइप्स आ गई हैं हेल्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L या हेल्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI या एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, तो इनका ट्रीटमेंट क्या है। और जब भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात आ जाए साथ पर IFRS 7 नॉन डिस्क्लोजर की हमने बात करनी है। क्लियर होती है बातें? एट फेयर वैल्यू, और अगर कोई प्रीमियम है तो दैट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लोन पीरियड। मैगपाई क्वेश्चन में हमने कवर किया था। जी IAS 33 क्या है? अर्निंग पर शेयर EPS। फार्मूला क्या है इसका? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। डाइल्यूटेड EPS भी कोई चीज होती है, उसका फार्मूला क्या है? सेम फार्मूला है। तो EPS डाइल्यूटेड EPS में डिफरेंस क्या है? EPS शेयर में चेंज आने की सूरत में जो EPS कैलकुलेट की जा रही है वो क्या है? डाइल्यूटेड EPS। पास में एग्जामिनर ने एक दफ़ा क्या किया, उसने कहा जी कि EPS को वेरीफाई करने के 5 प्रोसीजर्स लिखें, और आके स्टूडेंट मुझे कहते जी आपने पढ़ाई नहीं। क्या लिख सकते हो प्रोसीजर? EPS को वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करोगे? पहले पैट को वेरीफाई करने की प्रोसीजर लिखो। क्या लिखोगे? पैट वेरीफाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय कंपेयरिंग टू इनकम स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि बाकी इतना है। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे चेक करोगे? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे चेक करोगे? बाय कंपेयरिंग विद शेयर इशू डॉक्यूमेंट। अगर कोई नए शेयर इशू हुए हैं, नए शेयर इशू हुए हैं तो उससे एडिट क्या करोगे? मेंबर रजिस्टर को भी इंस्पेक्ट करोगे। नए शेयर इशू हुए हैं तो उससे एडिट आप कैश बुक बैंक स्टेटमेंट को भी देखोगे कि इसके अगेंस्ट जो है वो कैश भी इतना आया है। नए शेयर इशू हुए हैं तो कोई बोर्ड मिनट्स भी आप देखोगे, हाउ मैनेजमेंट डिस्कसिंग द इवेंट अकाउंट बैलेंस एंड अकाउंटिंग फॉर इट। क्या ख्याल है? तो 5 प्रोसीजर अगर एग्जामिनर दोबारा पूछ रहे तो हम लिख सकते हैं EPS को वेरीफाई करने के। IAS 34 क्या है? इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा जिससे कोई अकाउंटिंग नहीं है, वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग करनी है वही ये भी प्रिपेयर करने के लिए करनी है। लेकिन इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई, इससे रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं कुछ जो पास में 2-3 दफ़ा टेस्ट कर चुके हैं। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कैसे करना है?
इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है तो क्या हमने ऑडिट करना है या रिव्यू करना है? इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है तो ऑडिट करना है या रिव्यू करना है? रिव्यू। ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या होगा? रिव्यू। और रिव्यू इंगेजमेंट यहां पे अप्लाई होगी। अब रिव्यू एंगेजमेंट पे दो स्टैंडर्ड हैं, एक ISRE इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2400 जो क्या है? रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एक स्टैंडर्ड है ISRE 2410 रिव्यू ऑफ इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना है तो उसके ऊपर ISRE 2400 है। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर हमने रिव्यू करना है तो उसके ऊपर ISRE 2410 है। तो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे वेरीफाई करना है उसके प्रोसीजर देखते हैं। कहते जी सबसे पहले आपने क्या करना है, लिमिटेड प्रोसीजर की बात होनी है, ऑडिट प्रोसीजर नहीं आएंगे। ठीक हो गया? उसके बाद आपने क्या करना है, चेक कर इंटरेस्टिंग। ओके, सो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे वेरीफाई करना है? ओपनिंग बैलेंसेस प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपने चेक कर लिया कि वही क्लोजिंग इसकी ओपनिंग है या नहीं। अरिथमेटिक एक्यूरेसी, अमाउंट्स रिकैलकुलेट करके कंपेयर कर ली। और हमने इंश्योर करनी है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड। कैसे? बाय कंपेयरिंग विथ पास्ट रिकॉर्ड्स। क्या ख्याल है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज इसमें भी वही अप्लाई हो रही हैं जो कंपनी रूटीन में अप्लाई करती है। इसके अलावा हमने क्या करना है, असेस करना है क्या रीजनेबलनेस किस चीज की, ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट या जजमेंट मेड। कैसे? बाय डिस्कशन विथ मैनेजमेंट। क्या ख्याल है? बाय डिस्कशन विद मैनेजमेंट। और क्या करना हमने, कंपेयर करना है हमने क्या इंटरम अकाउंट्स विथ प्रीवियस 6 months अकाउंट्स। कंपेयर करना है विद प्रीवियस 6 months अकाउंट्स। क्यों? ताकि हम लाइक विद लाइक जो है वो कंपेरेबिलिटी देख लें कि 6 months में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा। क्या ख्याल है? विद प्रीवियस 6 months कंपेयर करने हैं हमने इंटरम अकाउंट्स विद प्रीवियस कॉरस्पॉन्डिंग 6 months। कॉरस्पॉन्डिंग 6 months का मतलब क्या है कि अगर ये जनवरी टू जून वाले हैं तो प्रीवियस जनवरी टू जून वालों के साथ, ताकि अगर कोई सीजनल फ्लक्चुएशन है तो वो भी आइडेंटिफाई की जा सके। क्या ख्याल है? कंपेयर करने हैं हमने इंटरम अकाउंट्स विद किसके साथ? बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, ताकि प्लानिंग में अगर कोई डिफरेंस है तो वो भी आइडेंटिफाई किया जा सके। कंपेयर करना है विद प्रीवियस 6 months भी, 6 months की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग 6 months भी सीजनल फ्लक्चुएशन के लिए, और बजट्स के साथ भी। और क्या करना है, ऑब्टेन करनी है क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग क्या रीजनेबल एस्टीमेट। पास में 2-3 दफ़ा एग्जामिनर ने टेस्ट किया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दोबारा भी टेस्ट हो सकता है, तो कोई 5-6 प्रोसीजर हमें लिखने आने चाहिए।
हमारे नोट्स में जो चैप्टर 14 है उसके अंदर ये प्रोसीजर लिखे हुए हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हो। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे वेरीफाई करना है, क्यों ऑडिट नहीं होगा, क्या होगा, रिव्यू एंगेजमेंट। हाँ, ये 36 इम्पेयरमेंट आपने करना है एसेट्स को कब, जब कैरिंग वैल्यू हायर हो देन रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज मीन बाय रिकवरेबल अमाउंट? हायर ऑफ फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज। या ये 36 कहता है कि जब कंपनी के रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली फॉल हो रहे हो तो तब भी आपने एसेट्स को क्या करना है, इंपेयर करना है। आइए 37 कहता है प्रीमियम रिकॉग्नाइज करनी जब 3 कंडीशन मीट हो। प्रेजेंट लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट, probability of future economic outflow and amounts can be measured reliably। तीनों में से कोई एक भी कंडीशन मीट नहीं हो रही तो प्रीमियम नहीं होगी, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी नहीं पॉसिबिलिटी हो तो कंटीजेंट लायबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस है अबव 50%, पॉसिबिलिटी क्या है? चांस है लेस देन 50%। तो पॉसिबिलिटी की सूरत में कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होती है, अकाउंट फॉर नहीं। प्रीमियम अकाउंट फॉर होती है। ये ना हो कि लायबिलिटी के अंदर कंटीजेंट लायबिलिटी लिखा हुआ है तो नहीं, ये गलत काम है, नहीं, ये डिस्क्लोजर होता है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इनफ्लो हो, पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इनफ्लो हो, तो फिर कंटीजेंट एसेट रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करना है, डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोज करना है। वो भी, उसकी भी अकाउंटिंग ही नहीं होती, पॉसिबिलिटी पे नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इनफ्लो पे। ठीक हो गया। IAS 38 ब्रांड की बात हमने की कि ओनली परचेज ब्रांड शुड बी कैपिटलाइज्ड, internally generated cannot be capitalized, but internally generated could be capitalized if readily ascertainable value is determined। और ब्रांड को amortize भी करना है over its useful life unless it has an indefinite life, और impairment review भी परफॉर्म करना है। क्या ख्याल है? गुडविल, परचेज गुडविल जो है वो कैपिटलाइज होगी, और अमोर्टाइजेशन नहीं। क्यों? इसकी लाइफ डिटरमाइन नहीं की जा सकती, इस पे सिर्फ इंपेयरमेंट रिव्यू परफॉर्म होगा, अमोर्टाइजेशन नहीं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंस आउट, बट इफ मीटिंग क्राइटेरिया कुड बी कैपिटलाइज्ड। 6 क्राइटेरिया था, एक दफ़ा क्राइटेरिया मीट कर रही है, कैपिटलाइज कर दी, तो एवरी ईयर क्राइटेरिया देखना है। अगर किसी भी ईयर में मीट नहीं कर रही तो एक्सपेंस आउट। अमोर्टाइज भी करना है डेवलपमेंट कॉस्ट को, इंपेयरमेंट भी करना है। क्या ख्याल है? IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेप्रिसिएशन इफ कंपनी रिकॉग्नाइज्ड ऑन वैल्यूएशन बेसिस रादर देन कॉस्ट बेसिस। सिर्फ एक ही एसेट डेप्रिसिएशन से एक्सक्लूडेड है, और वो क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इफ रिकॉर्डेड ऑन वैल्यूएशन बेसिस। ठीक हो गया। Any profit or loss from investment property should be separately disclosed in P&L। P&L में सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। कोई भी प्रॉफिट या लॉस है किसी चीज़ के साथ नेट ऑफ होके नहीं, सेपरेट उसकी क्लासिफिकेशन होगी, प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। IAS 41 क्या है? एग्रीकल्चर एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो हैं वो रिकॉग्नाइज होंगे किस पे? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। इंटेंजिबल्स कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन पे। एग्रीकल्चर एसेट रिकॉग्नाइज होंगे कैसे? फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट। ना डेप्रिसिएशन ना अमोर्टाइजेशन, फेयर वैल्यू लेस point of sale cost। What is mean by point of sale cost? Commission paid to broker, commission paid to broker plus levies, note not transportation cost। एग्रीकल्चर एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे कि इस पे
फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट। पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट में क्या आएगा, कमीशन पेड टू ब्रोकर प्लस लीविस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, ये पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट है, कॉस्ट टू सेल नहीं है, इसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं। या एग्रीकल्चर जो भी हमारे एसेट होते हैं ये हम डायरेक्टली कहीं पे जाके नहीं सेल कर सकते, इनको हमें किसी आड़त या मंडी के थ्रू सेल करना होता है। तो उस आड़त या मंडी में कौन होते हैं, ब्रोकर्स, जिनके थ्रू ये चीज़ सेल होती है, तो वो अपना कमीशन भी बीच में लेते हैं। तो कमीशन पे टू ब्रोकर क्या है, वो जो आपने ब्रोकर को कमीशन देना है। लीवीज क्या है, टोल टैक्स, टैक्स नहीं टोल टैक्स, कि इनको जब भी हमने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है और इसलिए आड़त या मंडी में जाके सेल करना है, तो रास्ते में हमको चुंगी देना पड़ती है, टोल टैक्स देना पड़ता है, तो वो क्या है, लीवीज। तो फेयर वैल्यू लेस कमीशन पे टू ब्रोकर प्लस लीवीज, उस पे आपने रिकॉग्नाइज करना है, फेयर वैल्यू पे नहीं, कॉस्ट पे नहीं, फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट। पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट क्या है, कमीशन पे टू ब्रोकर प्लस लीवीज, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। आप चांसेस हो सकते हैं अगर कंपनी पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट को माइनस नहीं कर रही तो एसेट ओवरस्टेट हो सकता है, या पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड कर रही है तो एसेट कुड बी अंडरस्टेटेड। अब फेयर वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, मार्केट वैल्यू नहीं। क्यों, ये जो एग्रीकल्चर एसेट होते हैं इनकी क्वालिटी वाइज मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। बकरा छोटा है, दरमियाना है, बड़ा है, प्राइसेस डिफरेंट होंगी ना। राइस क्वालिटी वाइज डिफरेंट प्राइसेस हैं, गंदम क्वालिटी वाइज डिफरेंट प्राइसेस हैं, इसलिए मार्केट प्राइस नहीं आप ले सकते फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के यहाँ पे मतलब क्या है, वैल्यू बाय एनी एक्सपर्ट एट हार्वेस्ट पॉइंट। हार्वेस्ट मीन जहाँ पे ये काटी गई हैं उस पॉइंट पे किसी एक्सपर्ट से वैल्यू लगवानी है कि इसकी क्या वैल्यू है। मार्केट प्राइस ली तो उस सूरत में भी मैनिपुलेशन हो सकती है। क्या ख्याल है, फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, एक्सपर्ट वैल्यू एट हार्वेस्ट पॉइंट, मीन जहाँ पे गंदम काटी है, जहाँ पे आपने राइस काटे हैं, उस पॉइंट पे आपने किसी एक्सपर्ट की वैल्यू लेनी है कि इसकी वैल्यू क्या है। मार्केट प्राइस उसे कम भी हो सकती है अगर ये राइस आपका बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, मार्केट प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है अगर ये राइस आपका गंदी क्वालिटी का। इन सिंपल वर्ड रिकॉग्नाइज करना है इनको, फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट। IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, तीन बातें, कैलकुलेशन शुड बी मेड एट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एट ग्रांट डेट रादर देन वेस्टिंग डेट। क्या ख्याल है, ग्रांट डेट पे जो शेयर की वैल्यू उस पर कैलकुलेशन होनी चाहिए। नंबर 2, स्टाफ टर्नओवर मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू कैलकुलेशन। नंबर 3, डिटेल डिस्क्लोजर मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथी बात अगर लिखनी है तो लिख लो, एक्सपेंस शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेस्टिंग पीरियड। सारा एक ही साल में चार्ज नहीं कर देना, एक्सपेंस शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेस्टिंग पीरियड। 3 साल है तो 3 सालों पे डिस्ट्रीब्यूट करो, 5 साल है तो 5 सालों पे डिस्ट्रीब्यूट करो, सारा एक ही साल में चार्ज नहीं करना। ठीक, बस यही 4, कैश सेटल, इक्विटी सेटल छोड़ दो। IFRS 3, contingent consideration should be incorporated into goodwill calculation but using at discounted at present value method. Contingent consideration should be accounted for using discounted at present value method and fair value of net assets acquired should be properly measured. क्या ख्याल है, and in case of disposal of subsidiary, goodwill relating to disposal group should be eliminated from goodwill account. IFRS 5, in case of discontinued operation, separate disclosure should be provided in the financial statement. In case of asset held for sale, separate disclosure, ceasing depreciation and separate classification. बेशक करंट ईयर में है, बेशक नेक्स्ट ईयर में है, लेकिन डिसीजन बिफोर ईयर एंड हो गया है तो फिर भी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। ठीक हो गया। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में अगर स्टाफ रिडंडेंट करना है तो उसकी पर IAS 37 प्रोविजन होगी। IFRS 6 एक्सप्लोरेटिव एसेट्स क्या है, कहता है कि अगर आप कोई यूनिक किस्म का बिजनेस करते हो, क्या करते हो, कोई ऑयल, मिनरल्स या कोई गैस इस तरह के एक्सट्रैक्शन का काम करते हो,
एक्सट्रैक्शन डिवीजन, किस चीज़ की, ऑयल की एक्सट्रैक्शन है, कोल की एक्सट्रैक्शन है, गैस की एक्सट्रैक्शन है, या मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हो, डायमंड एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उसके लिए जो मशीनरी क्रेन यूज़ हो रही है उसे हम क्या नाम देंगे, एक्सप्लोरेटिव एसेट्स। तो उनको आपने अपनी नॉर्मल एसेट मशीनरी में इंक्लूड नहीं करना, उनको एक सेपरेट हेड देना है एक्सप्लोरेटिव एसेट के नाम से, सेपरेट क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। इनकी इससे रिलेटेड आपकी क्या पॉलिसीज है इन एसेट से रिलेटेड, उनका सेपरेट डिस्क्लोजर भी होना चाहिए। बाकी एसेट डेप्रिसिएट भी होंगे, इन पे इम्पेयरमेंट भी होगा, बस सिर्फ सेपरेट क्लासिफिकेशन और पॉलिसीज़ का सेपरेट डिस्क्लोजर है। अगर आप कोई एक्सप्लोरेशन का काम करते हो तो उसके लिए जो भी मशीनरी क्रेन यूज़ हो रही है वो नॉर्मल मशीनरी में नहीं इंक्लूड करनी, उसके लिए सेपरेट क्लासिफिकेशन देनी है, क्या, एक्सप्लोरेटिव एसेट्स के नाम से। ठीक हो गया। बाकी अकाउंटिंग वही IAS 16 वाली। IFRS 7 हो गया। IFRS 8 पपाया में हमने कवर कर लिया था कि आपके वो बिजनेस सेगमेंट जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बिजनेस, वो क्या है, सेपरेट सेगमेंट है। या ज्योग्राफिकली डिफरेंट एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, हैविंग डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन देन रेस्ट ऑफ द बिजनेस, तो सेपरेट सेगमेंट है। और अगर वो सिग्निफिकेंट है, i.e. कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल एसेट्स का 10% आर मोर, रेवेन्यू का 10% आर मोर, प्रॉफिट का 10% आर मोर, 10% तीनों में से किसी एक का भी मीट कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट है। तो क्या करना है, उनको सेपरेट डिस्क्लोज करना है। IFRS 9 हो गया। IFRS 10 के ग्रुप कंपनी की सूरत में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाएंगी। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं तो कंसोलिडेशन के अंदर उसका डिस्क्लोजर आएगा। इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम अनसोल्ड इन्वेंट्री एट द ईयर एंड शुड बी एलिमिनेटेड एट कंसोलिडेशन। क्या ख्याल है? डिस्पोजल अगर की है तो अप टू डेट और डिस्पोजल अकाउंट कंसोलिडेट होंगे अपोर्शन करके, एसेट एलिमिनेट भी होंगे फ्रॉम एसेट रजिस्टर, गुडविल भी एलिमिनेट होगी पर IFRS 3। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो प्री एक्वी नहीं, पोस्ट एक्वी रिजल्ट जो है वो कंसोलिडेट होंगे। डिफरेंट ईयर एंड है तो आइदर कंसोलिडेशन एट सब्सिडी ईयर एंड आर एट पेरेंट कंपनी ईयर एंड बाय मीटिंग कंडीशन विद प्रॉपर अपॉर्चनमेंट होगी। कंडीशन क्या थी? सब्सिडी अकाउंट मस्ट फिनिश बिफोर पेरेंट ईयर एंड एंड गैप पीरियड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3 months। यही बातें थी IFRS 10 की। IFRS 11 जॉइंट वेंचर, कुछ भी नहीं याद करना। अगर कहीं पे जॉइंट वेंचर आ जाए तो आपने क्या बात करनी है, डिस्क्लोजर मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर IFRS 11। सिर्फ डिस्क्लोजर की बात करनी है और कोई बात नहीं करनी। IFRS 13 हम कहीं पे भी अप्लाई नहीं करेंगे, निकाल दो इसको। फेयर वैल्यू मेजरमेंट नहीं, हमने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया, ना करना है। IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा यूजिंग अ 5-step मॉडल और व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अराइजेस, और एडवांस एज ए डेफर्ड इनकम रादर देन इनकम। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ वर्क, कॉस्ट एक्चुअल इनकर्ड इन द ईयर और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पीरियड। In case of loss making onerous contract, provision should be created for the amount of loss. IFRS 16 short term single accounting, expense only. Long term 4 accounting, assets, liability, finance cost, depreciation, और साथ detailed disclosure about leases must be provided in the financial statement. In case of sale and lease back, record entry of sale first, cash to asset. In case of gain, record it as deferred income and amortize over lease period. In case of loss, charge to P&L. And asset should be re-recognized against lease liability. खत्म हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बस इतना ही नॉलेज हमें चाहिए था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। होपफुली कल हमारी लास्ट क्लास होगी, कुछ बातें करेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे।
ठीक हो गया। कल एक लिस्ट बनाएंगे हमने क्या क्या क्वेश्चन कवर किए अब तक ड्यूरिंग दिस सेशन, और आपको खुद से कोई 3-4 क्वेश्चन कौन से कवर करने हैं, क्यों कुछ नया भी तो होना चाहिए ना आप लोगों के पास, पेपर में तो जाके नया मिलना है ना, तभी भी कुछ नया आपके पास होना चाहिए करने को, और उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे चीज़ों को।